पहले दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत कर दूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम जो है पॉपुलेशन का जो थर्ड पार्ट है वो लेकर आए, फिर एक लेक्चर और आएगा, फिर उसके बाद हमारा पूरा जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टोटल हमारे 4 चैप्टर्स और बचेंगे, जो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं दिवाली तक क्या आपकी सारी चीजें क्या कंप्लीट करा दूं। यानी पूरा इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन होगा और एसपी का जो पोर्शन होगा वो हम दिवाली तक क्या खत्म कर देंगे। दिवाली तक नहीं तो दिसंबर तक तो पूरी चीजें यहाँ पे आपकी क्या खत्म हो जाएगी चैनल पे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज क्या आती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या आती है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है, देखो जब कभी भी क्या होगा किसी भी कंट्री की या फिर किसी भी पर्टिकुलर रीजन की जब पॉपुलेशन क्या होगी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, यानी बर्थ रेट जो होगा वो बढ़ेगा लेकिन जो डेथ रेट होगा वो कम होगा, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। क्या बोला गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सिचुएशन वेयर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज फास्टर। यानी जो पॉपुलेशन है, यानी जो बर्थ रेट है वो बर्थ रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसकी कंपैरेटिव में जो आपका डेथ रेट है वो डेथ रेट क्या है, कम है। अब बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने क्या समझाई। अब कहीं ना कहीं अभी एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि सर कि ये जो चीज है, ठीक है, बर्थ रेट बढ़ रहा है और डेथ रेट कम है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि बर्थ रेट इतनी तेजी से बढ़ रहा है और डेथ रेट इतनी तेजी से क्या कमी है, उसकी स्पीड जो है वो मैच नहीं कर पा रहा है। तो वही हम देखेंगे कि हाई बर्थ रेट के कॉजेस क्या है। सबसे पहली चीज आती है इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब क्या होता है, इलिटरेसी का मतलब दोस्तों जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है, अब उनकी हम बात करेंगे। अब क्या होता है, देखो अगर मैं बात करूं तो हमारे कंट्री में अगर परसेंटेज जो इलिटरेट की अगर मैं बात करूं तो रीजनेबली क्या हाई हमें यहां पे देखने मिलता है। सही बात है। अब कहीं ना कहीं अब हम जो इलिटरेट्स होते हैं या फिर जो लोग ऐसे वर्ग के जो लोग जो इलिटरेट्स है, जो उतने पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, अब वो क्या करते हैं, वो जो रीति रिवाज या फिर जो परंपरा जो चीजें उनकी फैमिली में क्या होती आई है वो ही चीज को वो फॉलो करते हैं। वो उस चीज को सोचते नहीं, अपने परसेप्शन से नहीं सोच रहे, पहले से ही हमारे बड़े पूर्वज ये चीजें करते आए तो हम भी वही चीजें क्या फॉलो करेंगे, हम उसे तोड़ेंगे नहीं। अब ये जो चीज है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं और कहीं ना कहीं उसी के रीजन वजह से क्या होता है, जो मैरिज होता है यानी जो शादी होती है उसके थ्रूवर्ड्स उनका जो एटीट्यूड होता है वो अलग होता है थोड़ा सा, जहां पर उन्हें ये लगता है कि शादी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक हिस्सा ही इन्हें क्या लगता है और हर एक इंसान को शादी करना ही चाहिए। ये एक कंपल्शन उनके माइंड में क्या फिक्स रहता है कि भैया पढ़ाई लिखाई हो गई, अब बच्चा पढ़ लिख लिया है, अब उसकी क्या शादी करवा दो, कल को 2 बच्चे हो जाएंगे और फिर उसकी जो पूरी गृहस्थी है वो क्या बढ़ जाएगी, ये उसके दिमाग में क्या बैठा रहता है। सही बात है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो और बर्थ करने का जो कंसेप्ट है वो बर्थ करने का कंसेप्ट भी उनके में फिक्स है। आज हम देखेंगे देयर आर सम काइंड ऑफ कपल्स जो बर्थ नहीं देते चाइल्ड को, दे अडॉप्ट, ठीक है, वो अडॉप्ट कर लेते हैं। या फिर कुछ लोग होते हैं जो शादी ही नहीं करते, जो सिंगल रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, तो वो अलग चीज होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो परसेंटेज होगा बर्थ रेट का वो क्या कम हो जाएगा। बट ऐसी कंडीशन में जहां पर ये एक बोला जाता है कंपल्शन एक्टिविटी है कि शादी करनी ही है, बच्चे पैदा ही करना है, तो वहां पे जो बर्थ रेट है वो बढ़ेगा नहीं वाला है। सही बात है। दूसरा क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज। अब यहां पे अगर हम हमारे भारत देश में अगर हम बात करें तो आपको जो परसेंटेज है शादी का वो बहुत ज्यादा दिखने मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर कोई जो इंसान है वो शादी करना चाहता है। अगर मैं बात करूं तो हमारी ही एज के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी एक मेंटालिटी रहती है भैया ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, मास्टर्स कंप्लीट करना, एक जॉब लगनी चाहिए, शादी होनी चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए, बस भाई जिंदगी सेट है, एकदम मजे में चलने वाली। सही बात है, हाँ या ना। और अगर कोई बंदा शादी नहीं करता है तो कुछ तो गड़बड़ है, इसका कभी ना कभी तो दिल टूटा होगा, उसी के लिए रुका हुआ है, कबीर सिंह होएगा। तो ये लोगों के क्या ख्याल आ जाते हैं। अब उसकी मर्जी भाई, शादी करनी है नहीं करनी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका मैटर है। सही बात है, उसका परसेप्शन है। बट यहां पे अगर मैं बात करूं तो सोशली और रिलीजियसली हर एक बंदे के लिए कंडीशन होता है भैया आपको शादी करनी ही करनी है। सही बात है, हाँ या ना, ठीक है। अब हालांकि जो एजुकेशन है आज अगर बात करो तो इलिटरेट्स है, बट एजुकेशन का भी जो रेट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की जो मेंटालिटी है शादी को लेकर वो कभी चेंज नहीं हो रही है, वो हमेशा से वही है और आगे भी क्या वही रहेगी। और कहीं ना कहीं ये एक रीजन है बर्थ रेट का। अब एज ऑफ मैरिज, अब हम जानते हैं कि हमारे देश में क्या बाल विवाह वाली जो प्रथा थी वो चल रही थी, लेकिन उस पर एक रोक लगाई गई। अब रोक लगा के क्या किया गया, हमारे कानून ने यानी हमारी सरकारों ने क्या किया, आपकी एक लिमिटेशन सेट कर दी कि भैया अगर एक लड़की की शादी होनी है तो कम से कम उसकी एज इतनी होनी चाहिए। अगर वही एक लड़की की शादी करनी है आपको तो कम से कम उसकी एज इतनी होनी चाहिए। लड़की के लिए जो एज दिया था वो 18 साल दिया था, वहीं लड़के के लिए जो एज दिया था वो 21 साल का क्या दिया हुआ था। सही बात है।
अब यहाँ पे अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है बड़े है ना, ये तो 18 साल पे तो लड़की भी बालिग हो जाती है, लड़के को भी मेंटालिटी मेच्योरिटी आ जाती है। बट बाकी कंट्री के कंपैरिजन में अगर मैं इस रेशियो की बात करूं तो ये जो एज है बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। बाकी कंट्रीज में, अगर फॉरेन कंट्रीज में जो एक एज क्राइटेरिया होती है शादी के लिए वो क्या होती है, ज्यादा होती है, बट हमारी कंट्री में क्या ये कम है, 18 और 21 साल ही है। अब आप बोलोगे सर इसके वजह से शादी तो कभी ना कभी तो होनी ही है, लेकिन इसके वजह से आपका जो बर्थ रेट है वो कैसे बढ़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल 18 साल का और 21 साल की लड़की, ठीक है, शादी किया, बट ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे जो होंगे 1 साल 2 साल में पैदा होने ही वाले, हाँ या ना? हाँ सर, सही बात है, आप एकदम करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल चलो 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का है। अब 18 साल की लड़की आपने 20 साल की उम्र में क्या कर देती है, एक बेबी को क्या बर्थ देती है, सही बात है। अब बेबी को बर्थ देती है, अब बेबी जो होता है वो पैदा हो जाता है आपके कौन से एज में, हाँ ठीक है, बेबी जो पैदा होता है आपके 20 की एज में क्या पैदा हो जाता है, सही बात है। अब बच्चा कितने साल का हो गया, 20 साल का हो गया, सही बात है, आया ना? तो उसकी मम्मी कितनी रहेगी, 40 साल की हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? देखो लड़का अब 20 साल की उम्र में क्या किया लड़की ने, क्या अब बच्चे को बर्थ दिया, अब बच्चे को बर्थ दिया, ठीक है। अब धीरे 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 देखता जाए, देखते जाए, टाइम गुजरता गया, बच्चा क्या हो गया, 20 साल का हो गया, सही बात है। अब उसकी शादी करने की उम्र हो गई कि नहीं? और यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो लेडी थी जिसने बर्थ दिया था, उसमें 20 और ऐड कर दो तो कितना हो गया, ये लेडी की जो उम्र थी वो 40 साल हो गई, हाँ या ना? अब सेम चीज, अब ये भी भाई साहब शादी करेंगे, ठीक है, एक साल बाद 2 साल बाद वापस ये बच्चा पैदा करेंगे, सही बात है। अब उसकी वो बच्चा पैदा होगा तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है, अब जहां पे आपकी 2 जनरेशन आनी चाहिए, सिर्फ 1 जनरेशन आनी चाहिए, वहां पे एक एडिशनल यानी सरप्लस जनरेशन और आगे क्या आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक रीजन होता है जहां पे एज ऑफ मैरिज का मैटर करता है। प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, अब यहां पे माना जाता है, देखो हमारे इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी क्या होती है कि भैया एक लड़का होगा तो वो क्या बनेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो वही उसी चीज को लेकर वो अपने दिमाग में क्या बैठे रहते हैं, और वहां पे उनका एक प्रेफरेंस रहता है कि भैया हमें क्या चाहिए, एक लड़का चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ही हूं, ठीक है, मुझे क्या हुआ, मुझे एक लड़की हुई, ठीक है, कितनी लड़की हुई, एक लड़की हुई, नहीं मुझे एक लड़का चाहिए, तो मैं वापस एक लड़की पैदा करूंगा। अरे यार इस बार भी लड़की हुई, एक और बार में क्या करूंगा, ट्राई करूंगा, वापस लड़की हुई, फिर एक और बार ट्राई करूंगा, वापस लड़की, एक और बार ट्राई करूंगा, वापस लड़की, एक और बार ट्राई करूंगा, वापस लड़की, लड़की 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 लड़की, अब लड़की लड़की हो गई। अब ये मैं नहीं देखूंगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भाई 9 बच्चे पैदा हो गए, लेकिन अब तक लड़का पैदा हुआ नहीं, कंटिन्यू रहेगा भाई लड़की। फिर उसके बाद पता चल रहा है कहीं 11वें नंबर पे जाकर क्या लड़का पैदा हुआ है। तो इस ये कंडीशन, अब देखो एक लड़के के चक्कर में कितनी लड़कियां पैदा हो गई, पॉपुलेशन कितना बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये होता है। और ये चीज मैं आपको सिर्फ मिथ के वजह से नहीं बोल रहा, ये चीजें मैंने खुद में देखी है, मेरे रिलेटिव में ही, रिलेटिव में नहीं कहूंगा, एक्चुअली मेरे गांव है, तो मेरे गांव के पड़ोस में ही जो कुछ लोग हैं उन्होंने ये एक्टिविटी का परफॉर्म की है। और इस तरह की एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, सन मेटा प्रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सन मेटा प्रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। आज आप बोलोगे सर आज कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविटी का परफॉर्म क्या करते हैं। देखो पॉपुलेशन कितना बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम, अब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या होता है, जहां पर पूरा जो परिवार होता है वो एक साथ होता है, चाचा काका काकी नाना नानी दादा दादी, अब बहुत सारे लोग होते, सही बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, सब लोग मिलजुल के रहते। अब मिलजुल के रहते तो सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, सारा जो खर्चा होता है वो क्या करते हैं, वो मैनेज करते कि नहीं मैनेज करते, मैनेज करते हैं सर, सही बात है। एक दूसरे के सुख दुख में खर्चा सब मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब जब खर्चा मैनेज करते हैं, जैसे 4 लोग कमाई कर रहे हैं, ठीक है, 4 लोग हैं, 30-30 हजार रुपए पर मंथ कमा रहे, कितना हम कमा रहे, 30-30 हजार रुपए पर मंथ कमा रहे। अब 30-30 हजार रुपए पर मंथ कमा रहे तो कितना कमा रहे, महीने का 1,20,000 रुपए उनके घर में क्या आ रहा है, आपका इनकम आ रहा है, कितना आ रहा है, 1,20,000 रुपए का इनकम आ रहा है। अब जिसको जैसे जरूरत पड़ेगी वो वैसा क्या 1,20,000 में से खर्चा करेगा। अब यहां पे अगर बात करूं तो पूरे खर्चे की जिम्मेदारी क्या एक इंडिविजुअल इंसान पे है, क्या नहीं है। तो वो क्या करेगा, उसको लगेगा कि भैया मेरे पास इतना बजट है कि मैं और बच्चे पैदा कर सकता हूं, पहला एक बच्चा पैदा करेगा, वो एक और एडॉप्ट कर सकता है, दूसरा कर सकता है, तीसरा कर सकता है। तो अब यहां पे अब ये जो चारों का जो खर्चा ये अकेला इंसान दिखेगा क्या, नहीं, इसकी जो पूरी फैमिली मिलकर रखेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जो लोग होते हैं वो ज्यादा क्या कहते हैं, बच्चे क्या पैदा करते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है। एक और चीज, अगर मैं एक सिंगल बंदा, मेरे महीने की सैलरी कितनी है, 30,000 रुपए, कितनी है, 30,000 रुपए,
तो मैं एक फैमिली प्लानिंग करूंगा, क्योंकि अगर मैं 10 बच्चे पैदा कर रहा हूं तो 10 बच्चों का जवाबदारी किसका है? मेरा है। अगर मुझे पैसे खर्चे करने हैं तो किसे करने हैं? मुझे करने हैं। तो मैं यहाँ पे सोच समझ के स्टेप्स उठाऊंगा। वही जॉइंट फैमिली में होता कुछ नहीं भैया, आन दो, आ रहा है आन दो, ये वाला हाल होता। समझ में आ गया? नेक्स्ट होता डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आज भी कहा जाता है हमारा जो भारत देश है वो गांव में रहता है। अब जब भारत देश हमारा जब गांव में रहता है तो यहाँ पे गांव वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर किस पे डिपेंड करते हैं? आपके एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे फार्मर्स की मेंटालिटी क्या होती है और फार्मर्स को क्या करना रहता है? देखो, फार्मर्स जितना ज्यादा मेहनत करेंगे खेत में उतना ज्यादा उनके पास प्रोडक्टिविटी। अब मेहनत करने के उनका मैन पावर चाहिए रहता है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है। अब यहाँ पे फार्मर है, फार्मर क्या करेगा? बच्चे पैदा, अगर एक बच्चा पैदा करा तो उसको एक एडिशनल मैन पावर मिलेगा। अगर 2 एक्स्ट्रा और है तो और ज्यादा पावर, 3 और है तो और ज्यादा पावर। तो ऐसे करके उसकी जो मैन पावर होगी वो बढ़ेगी। तो यही कंसेप्ट से वो क्या करता है? वो अपने बच्चे का पैदा करता है। भैया घर में जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा क्या हम खेत पे मेहनत करेंगे और उतना ज्यादा क्या हम अर्न क्या करेंगे। अब यहाँ पे इतनी चीज आपको क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। अब आगे बात करते हैं, और इससे क्या होगा? उनका जो वर्क फोर्स है वो क्या बढ़ेगा? वाइड स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी। अब पुअर पीपल जो रहते हैं, अब पुअर पीपल जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं हूं, ठीक है, चलो मैं हूं, अब मैं हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं बहुत गरीब हूं, बीइंग अ पुअर, मैं महीने का कितना कमा रहा हूं? मैं 5,000 रुपए कमा रहा हूं। कितना कमा रहा हूं? 5,000 रुपए कमा रहा हूं। अब यहां पे मैं क्या सोचता हूं? अगर मैं अकेला 5,000, मैं एक पुअर पीपल की मेंटालिटी बता रहा हूं, हाँ, मैं 5,000 रुपए कमा रहा हूं, तो मेरा एक बच्चा पैदा हुआ, वो भी काम करना चालू किया, वो भी 5,000 कमा रहा, मैं भी 5,000 कमा रहा, तो कितना हो गया? 10,000 आने लगा। अब एक और बच्चा मैंने पैदा किया तो कितना हो गया? तो 15,000 रुपए कमाने लग गए। सही बात है। अब एक और बच्चा पैदा किया तो 5,000 और हो गए, तो कितना कमाने लगा? 20,000 कमाने लग गया। अब 3 और बच्चे पैदा हो गए तो कितना हो गए? 35,000 हम कमाने लगे। तो ये एक पुअर पीपल की मेंटालिटी है। तो वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि जितना ज्यादा घर में लोग रहेंगे उतनी ज्यादा क्या हमें इनकम मिलेगी, उतना ज्यादा हमें इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा। और यही एक रीजन है, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से जो बर्थ रेट होती है वो क्या होती है? वो आपकी क्या बढ़ती है दोस्तों। क्लियर है? इतनी चीजें। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं। लास्ट क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग, फैमिली वेलफेयर सर्विस। अब यहां पे अगर बात करूं तो आज जो बोलते हैं ना, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है दो लोगों के बीच में, जो जेंडर अट्रैक्शन होता है, जहां पर जो लोग होते हैं एक जो अपोजिट सेक्स जो होता है, जैसे मेल है तो फीमेल की थॉट्स, फीमेल है मेल की थॉट्स, या फिर आपके अगर और दूसरी क्राइटेरिया है तो उसके थॉट्स, ठीक है, तो वो क्या होता है? एक दूसरे की थॉट्स क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। अब जब वो अट्रैक्ट होते हैं, सही बात है, अब उन्हें नॉलेज नहीं होता है कि अट्रैक्शन जो होता है अपने हैप्पीनेस के लिए या फिर अपने जॉय के लिए, ठीक है, तो वो वहां पे क्या करते हैं? आपकी जो एक सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो परफॉर्म करता है। और सेक्सुअल एक्टिविटी कहां पे लीड करती है? आपके रिप्रोडक्शन पे लीड करती है। अब रिप्रोडक्शन को क्या किया जा सकता है? आपका प्रिवेंट क्या किया जा सकता है? उसे रोका जा सकता है, ठीक है। कैसे? आपके बहुत सारे पिल्स अवेलेबल होते हैं, आपके कॉन्डम्स अवेलेबल होते हैं, जो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या काम करते हैं आपके रिप्रोडक्शन को क्या रोकने के लिए। बट उनको वो चीज की नॉलेज नहीं होती। अब जब उनको वो चीज की नॉलेज नहीं होती है तो उसकी वजह से क्या रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उस सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से क्या होगा? आपका रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसेस जो होगा वो क्या आपका वर्कआउट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक इश्यू है जिसके जिनके वजह से उनको पता नहीं है भैया कि क्या सारी टेक्निक्स है, क्या सारे हम बोलते हैं ना कि आपके मेजर्स है जो वो ले सकते हैं, जिसके वजह से उनका क्या होगा? उनका वो आगे अपने सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते तो भी कर सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन वाली चीजें नहीं होंगी, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम होता है कि उनको अवेयरनेस नहीं है आपके एक्टिविटीज की, टेक्नोलॉजीज की। यहाँ पे दूसरा क्या आता है? अब यहाँ पे टर्म से अंडर पॉपुलेशन क्या होता है? अंडर पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? जब पॉपुलेशन क्या होगी? कम होगी, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल होंगे लोगों के लिए वो ज्यादा होंगे, लेकिन पॉपुलेशन कम होगी। ओवर पॉपुलेशन मतलब क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज कम है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपका ओवर पॉपुलेशन। ऑप्टिमम पॉपुलेशन मतलब क्या होगा? नेचुरल रिसोर्स और जो पॉपुलेशन है दोनों ही बैलेंस चल रही है, तो उसको हम लोग ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या बोलेंगे। अब रीजन क्या है? कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट। अब क्या सारे रीजन है जिसकी वजह से जो डेथ रेट है वो क्या हो गई है? वो आपकी कम हो गई। सबसे पहली चीज आती है इंप्रूवमेंट इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज। अगर आज हम देखें तो मेडिकल फैसिलिटीज और हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा क्या बढ़ गई है। आज अगर आप देखो तो हर एक बीमारी के लिए क्या है? आपका इलाज है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपका ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जो था, अब ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड यानी 1911 के पहले, 1921 के पहले आपकी बहुत सारी बीमारियां फैली थी। कॉलेरा फैला था, मलेरिया फैला था, स्मॉल पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया।
क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लोग जो थे बहुत ज्यादा मर रहे थे इन बीमारी की वजह से। रीजन क्या था? रीजन ये था कि उस टाइम पे इतनी मेडिकल फैसिलिटीज या फिर जो हेल्थ फैसिलिटीज थी वो डेवलप नहीं थी। लेकिन अगर आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो आज बहुत सारी जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो क्या डेवलप हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज क्या डेवलप हो गई, जो क्या कर सकती है, जो ये सारे जो बीमारियां इनको क्या कर सकती है, डायग्नाइज कर सकती है। तो वहां पे जब लोगों का जब इलाज हो गया तो डेथ रेट क्या हो जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा। सही बात है, ठीक है। अब आता है डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब अगर हम बात करें तो कई बार क्या देखा जाता था, पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, मेडिकल साइंस इतना आगे नहीं था, तो वहां पे यह देखा जाता कि जो वुमेन्स होती है, अब वुमेन्स जब प्रेग्नेंट हुआ करती है, ठीक है, जब प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट के टाइम प्रेग्नेंट होती है, फिर उनका क्या होता है, आपका ये क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट होती है तो उनको बोलते ना, उनकी जो बॉडी होती है वो कमजोर पड़ जाती थी। कमजोर किस लिए पड़ती थी? रीजन था उतना अच्छा फूड अवेलेबल नहीं होता था, ठीक है, रीजन था उतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती थी, रीजन था उतनी लोगों को नॉलेज नहीं हुआ करती थी कि ये कंडीशन में क्या क्या सारी एक्टिविटी हमें परफॉर्म करना चाहिए, क्या सारी डाइट होनी चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में किसी को नॉलेज नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि उनकी जो वुमेन्स की जो बॉडी होती थी वो कमजोर हो जाती। अब बॉडी कमजोर होती थी तो ये ध्यान दिखाया जाता है कि जब वो बच्चा पैदा करती थी, क्या करती थी, बच्चे पैदा करते थे, या फिर अगर मैं बात करूं प्रेगनेंसी के दौरान ही क्या हो जाती थी, उनकी डेथ हो जाती थी, ठीक है। तो ये होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो अभी कम हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा क्या आता है, फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब क्या होता है? इन्फेंट मतलब नौजवान शिशु, जो नया बच्चा पैदा हुआ रहता है, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करूं तो पहले भी एक चीज हुआ करती थी कि जो बच्चे वो पैदा होते ही क्या मर जाते थे, या फिर पैदा होते थे तो कुछ टाइम तक जीते थे फिर वो मर जाते। रीजन क्या था? मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल थी। ये ठंडी के टाइम पे पड़ते तो बच्चा कमजोर होता तो ठंडी उतना सहन नहीं कर पाता था, तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती थी। अब वहीं पर अगर बात करूं, अगर बोलते ना जल्दी पैदा होगा, 9 महीने पूरे होने से पहले क्या पैदा होगा, जिसको हम लोग प्री मैच्योर बेबी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी हुआ करती थी। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं तो उसको डेवलप या फिर उसको प्रिकॉर्ड करने के लिए या फिर उसको डायग्नोस करने के लिए कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अगर आज की डेट में बात करूं तो उसकी कंपैरिजन बहुत अच्छी फैसिलिटीज आ गई, तो जिसकी वजह से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो क्या हो जा रहा है, वो आपका क्या कम होता है, यहां पे हमें दिखाई दे रहा है। भाई अगर मैं बात करूं 1951 में 146 लोग क्या किया करते थे, डेथ होते, हर 1000 नौजवान शिशु में 146 की क्या डेथ हुआ करती थी। अब वो कम होगी, कितनी हो गई, 64 पर 1000। और वहीं 2011 में और भी कम हो गए, 47, हर 1000 में 47 की ही क्या डेथ होने लगी। तो यहाँ पे देखो जो चीजें है वो कितनी कम होती हुई हमें क्या दिखाई दे रही है। अब इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, अब यहाँ पे अगर बात करूं तो हम जानते हैं कि आज हमारे देश में एजुकेशन को कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, कितनी चीजों के बारे में बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज की जब लिटरेसी पहुंची तो वहां पे आपने देखा होगा, आपको डाइट के बारे में बताया जाता है, न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है, जो ब्लाइंड फेट्स होते हैं वो ब्लाइंड फेट्स किस तरह से आए हैं, किस तरह से चीजें, उसके डिसएडवांटेजेस क्या, ये सारी चीजों के बारे में क्या बताया जाता है। अब ये जब ये सारी चीजों के बारे में लोगों को बताया जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, और जो आपकी हैजार्डस एक्टिविटीज होती है जो ब्लाइंड फेट के नाम पे करवाई जाती है उसको क्या रोक लगाते हैं। दूसरा क्या आता है, यूज ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। आज हम देखेंगे तो लोगों को पता है कि भैया मैं अगर ये खाता हूं तो मुझे इससे न्यूट्रिशन मिलेगा, मैं ये खाता हूं तो मुझे इससे क्या आयरन मिलेगा, तो ये सारी चीजें लोगों को पता है। तो लोग क्या कर रहे हैं, आज आपके न्यूट्रिशियस डाइट क्या कर रहे हैं, आपका ग्राफ कर रहे हैं। आज अगर मैं बात करूं तो स्कूलों में मिड डे मील प्रोग्राम भी क्या चलाया जाता है स्कूल्स में, जहां पे जो गरीब लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या एक अच्छा खासा न्यूट्रिशनल फूड क्या दिया जाए जो वो खा सके अच्छे से, ठीक है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो हमारे अगर बात करूं तो डेथ सिर्फ ये सारे रीजन की वजह से नहीं होता, अब नेचुरल एक्टिविटीज भी होती है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, ठीक है, बादल फट गए। तो अब इसकी वजह से क्या होता था, आपके जो लोग होते थे उनको ये नहीं पता था कि अगर अर्थक्वेक आया तो हमें क्या करना चाहिए, अगर सुनामी आया तो हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे बच सकते, क्या सारे मेजर्स हमें लेने चाहिए थे। और उस टाइम पे उन सभी को क्या बचाने के लिए उतनी फोर्स भी अवेलेबल नहीं होती थी। लेकिन आज गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का उसने क्या अपॉइंट किया है, जो कि आपकी कभी अपॉइंट किया था उसने 2005 में, जो कहीं ना कहीं आपके जो डिजास्टर है, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स हो गए, साथ ही साथ आपके जो लोग डिजास्टर से मरते हैं उनकी जो गिनती है वो क्या कम करने में क्या हेल्प करती है। फिर अदर फैक्टर्स अगर बात करूं जो हेल्प करते हैं डेथ रेट कम करने में, एजुकेशन हो गया, सोशल रिफॉर्म हो गया, रैपिड अर्बनाइजेशन हो गया, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है वो हो गया, पब्लिसिटी कैंपेन्स जो चलाए जाते हैं वो हो गया। तो ये सारी चीजें भी क्या रिस्पॉन्सिबल है आपके डेथ रेट को क्या कम करने के लिए हमारे भारत देश में। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है, बहुत ईजी है। लास्ट हमारा आपका क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं,
लास्ट अगर हम बात करें तो हमारा सिर्फ है कि आपके मेजर्स टू चेक द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे क्या नजर रख सकते हैं, तो ये सारी चीजें। तो बस लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। आई होप आपको चीजें अच्छी लगी होंगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।